हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 2। तो कल की क्लास में हमने पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने हिंदी और मैथ्स के 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की क्लास में हम जीके और ग्राम्य समाज एवं विकास के 50 क्वेश्चंस करेंगे। लेखपाल की आपको एग्ज़ाम डेट पता ही है कि 19 जून 2022 है। तो जब तक हम ये अपने यूथ कंपटीशन टाइम्स के पूरे 15 सेट्स कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो के अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 50 तक हमारे हो गए थे। 51 क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने लगा। मतलब पहले उनका नाम गौतम था, तो बाद में हम किस नाम से जाने जाता था। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को क्या कहा जाने लगा? गौतम बुद्ध। तो उनको बुद्ध के नाम से जाने लगा। गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर हुआ था। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जितने भी बनते हैं वो ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। तो ये बहुत फेमस है मोर सिंहासन, जिसे मयूर सिंहासन बोला जाता है। जो इसका निर्माण था यह शाहजहां ने करवाया था और इसकी स्थापना लाल किले में की थी। पहले ये आगरे के किले में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित कर दिया गया था। और ये भी पूछ लिया जाता है कि इसे कौन लूट कर ले गया था। तो जो नादिर शाह था वो अपने देश ईरान ले गया था इसको लूट कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। तो अवध के जो कृषक आंदोलन के नेता थे वो थे बाबा रामचंद्र। ये मेनली महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के जो किसान थे उन सबको संगठित करने के लिए ये पहल की थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की। स्थायी उपनिवेश को दूसरे नाम से भी आ सकता है स्थायी बंदोबस्त। तो चाहे स्थायी उपनिवेश आए या स्थायी बंदोबस्त, दोनों एक ही हैं। जो इसकी शुरुआत थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, जिसमें जमींदारों को भू राजस्व का जो 8/9 पार्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को तथा 1/9 पार्ट अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। और कौन ये पूछ सकते हैं कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको माना जाता है। तो वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है नागरिक सेवा का जनक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या होगा। रॉलेट एक्ट, गांधी इरविन समझौता, मॉर्ले मिंटो सुधार और एल्बर्ट बिल। तो इन सबको हमें सीक्वेंस में लगाना है कि हमारा क्या होगा। तो जो सबसे पहले है वो है एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल की जो डेट है वो क्या थी? 2 फरवरी 1883। तो 2 फरवरी हमारा हो जाएगा 2 फेब 1883। तो फर्स्ट पे जो हमारा आएगा ये आएगा 4। तो 4 से हमें पता चल गया ऑप्शन ए कट हो जाएगा, डी कट हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा उसके बाद आएगा हमारा मॉर्ले मिंटो सुधार। इसका ईयर क्या था? 1909। उसके बाद आएगा हमारा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या आ जाएगा? 19 मार्च 1919। और सबसे लास्ट में आएगा गांधी इरविन समझौता, जो कि कब आएगा? 5 मार्च 1931। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। पहले 4th एल्बर्ट बिल, फिर मॉर्ले मिंटो सुधार 3rd, फिर हमारा होगा। तो यहाँ पर ये सेकंड और फर्स्ट दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन बी भी नहीं होगा। कोई सा भी ऑप्शन, सारे ही ऑप्शन गलत हैं। बस 4th और 3rd तक तो यहाँ ठीक बैठ रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ गलती है। यहाँ फर्स्ट होगा और यहाँ सेकंड होगा। तो हमें अपने अकॉर्डिंग याद रखना है। पहले एल्बर्ट बिल होगा 2 फरवरी 1883। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा मॉर्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में होगा। उसके बाद रॉलेट एक्ट होगा, जो कि 19 मार्च 1919 को होगा। उसके बाद लास्ट में होगा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है यह कहाँ पर स्थित है? शिमला में।
नेक्स्ट है गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। तो गंडक सिंचाई परियोजना वो दो प्रदेशों के द्वारा मिलाकर चलाई गई है। तो बताना है कौन से दो प्रदेश हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, जिसका जो कुछ लाभ है वो नेपाल को भी दिया जा रहा है, जिसमें कि 4 नहरें और एक शक्ति गृह बनाया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। तो स्टील निर्माण से संबंधित पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जमशेदपुर झारखंड है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल है और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल है। लेकिन जो झरिया झारखंड है ये किसके लिए है, ये कोयले के लिए है, ना कि स्टील के लिए। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो होन्शु का अर्थ होता है वो होता है कोई मुख्य प्रांत। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया में अगर देखा जाए तो वो 7वां सबसे बड़ा है। अगर जापान का सबसे बड़ा देखा जाएगा होन्शु और दुनिया में 7वां सबसे बड़ा है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये है तेल के लिए प्रसिद्ध। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल, ये पूछ लिया जाता है सबसे गहरा स्थल कौन सा है। तो वो क्या है, जावा ट्रेंच। ये किस महासागर में स्थित है। तो यह है हिंद महासागर में स्थित। नेक्स्ट है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में डैश शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो हमने पढ़ा था कि जो 73 वाला अमेंडमेंट था वो किसके लिए था, पंचायत के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसमें टोटल कितने विषय आते हैं तो ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो टोटल इसमें आएंगे 29 विषय। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। यह विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है, वह उन कार्यों को संपन्न करता है जो कि राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। जो भी राष्ट्रपति कहेगा ये उन सभी कार्य को करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो समयावधि है ये है 2015 से 2022। इसकी शुरुआत जो की गई थी 25 जून 2015 को की गई थी, जिसमें कि उद्देश्य है कि 2022 तक सभी जो भी बेघर हैं उनको पक्का घर उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो नाबार्ड की जो स्थापना है यह हुई थी 1982 में। नेक्स्ट है घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। घर्षण गति का विरोध करता है, घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता है, घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, या घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता है। तो इसमें जो सही है फ्रिक्शन के बारे में वो है कि घर्षण गति का विरोध करता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी अदिश राशि है। तो एक तो हमारी होती है अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश राशि होती है जिसमें ही केवल मैग्नीट्यूड केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वो होंगी अदिश राशि। और जिसमें कि दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है उन्हें हम बोलेंगे सदिश राशि। तो इसमें हमारी जो अदिश राशि है ये हो जाएगी कार्य। उसके अलावा वेग, बल और त्वरण, ये इन तीनों में परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो ये हो जाएंगी सदिश राशि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। तो इनमें से नाइट्रोजन उर्वरक पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अमोनियम सल्फेट भी है, कैल्शियम साइनामाइड भी है और यूरिया भी है। लेकिन जो सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम है यह फॉस्फेट का मुख्य वाहक है। इसका जो यूज़ किया जाता है वो पौधों के उर्वरक के रूप में किया जाता है, लेकिन ये नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। तो क्षय रोग से सुरक्षित रखने के लिए बच्चों को जो टीका दिया जाता है वह होता है BCG का टीका, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, जिसको क्षय रोग को हम TB भी लिखा सकता है, TB या फिर क्षय रोग। और DPT का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया के लिए, काली खांसी या टिटनेस वगैरह के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। तो कुछ पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी वजह से वो कीटों को पकड़ते हैं अपने खाने के लिए। तो इनमें से वो है
यूट्रिकुलेरिया। ऑप्शन सी। परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, तो इनमें से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? तो परिधीय उपकरण हमें देखना है इनमें से जो कनेक्ट किए जाते हैं अलग से, ये हो जाएगा माउस, स्कैनर और मुद्रक। लेकिन जो मदरबोर्ड है यह परिधीय उपकरण नहीं है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकंड से हमें मैच करना है। सूची फर्स्ट में मेला और सूची सेकंड में जिले दिए गए हैं। फर्स्ट है गोविंद साहिब, तो जो गोविंद साहिब मेला है वो कहाँ पर लगता है? यह लगता है आजमगढ़ में, तो हमारा ए का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है कैलाश मेला, कैलाश मेला लगता है आगरा में, बी का हो जाएगा 4। सैयद सालार, यह लगता है बहराइच में, सी का हो जाएगा 1। और शाकंभरी देवी, यह लगता है सहारनपुर में, तो डी का हो जाएगा 2। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है फसल वर्ष 2020 से 21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो निर्धारित लक्ष्य है वो कितना था? तो जो आर्थिक समीक्षा की जाती है 2020 से 21 के अनुसार ये था 301 मिलियन टन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों का मिलान करें। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 के अनुसार दे रखा है कंपनी और देश, तो ये हमें मैच करने हैं। फर्स्ट दे रखा है वॉलमार्ट, वॉलमार्ट कंपनी ये आ जाएगी अमेरिका की, तो ए का हमारा हो जाएगा 2। नेक्स्ट है स्टेट ग्रिड, स्टेट ग्रिड है चीन की, बी का हो जाएगा 1। राजेश एक्सपोर्ट्स, यह हो जाएगी इंडिया की, तो सी का हो जाएगा 4। और वॉक्स वैगन यह है जर्मनी की, तो डी का हो जाएगा 3। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है छात्र उद्यमता कार्यक्रम 3.0 की थीम क्या है? तो भारत के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब्स ATL के युवा नव प्रवर्तकों ने छात्र उद्यमता कार्यक्रम 3.0 की शुरुआत की थी 17 अगस्त 2021 को। तो जो इसकी थीम थी ये रखी गई थी मेड इन उडी सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित दिए गए कथनों का मिलान करें। एशिया विकास आउटलुक अनुपूरक जुलाई 2021 संबंधित है। यहाँ पर देश दे रखे हैं और अनुमानित GDP दर दे रखी है। तो फर्स्ट है भारत, भारत की जो है GDP दर ये इन्होंने अनुमानित की है 7.5%, तो ए का हमारा हो जाएगा 2। दक्षिण एशिया की कही है 7%, बी का हो जाएगा 4। नेक्स्ट है चीन, चीन की 5.5%, सी का 1 हो जाएगा। और पूर्व एशिया की 5.1%, तो डी का हो जाएगा 3। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट है भारत में रजत क्रांति मीन सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है यह संबंधित है अंडा और चिकन के उत्पादन से। अगर हमसे पूछी जाएगी वाइट रिवॉल्यूशन तो वो होगी मिल्क से रिलेटेड, और अगर सिल्वर पूछी जाएगी तो होगी अंडा और चिकन का उत्पादन। और भी हम कई इम्पोर्टेंट हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि हरित क्रांति है तो वो ग्रीन होती है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो वो होगी खाद्यान्न से संबंधित। श्वेत क्रांति हो गया वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से रिलेटेड। और नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन होती है, वो हमें याद रखना है कि ब्लू ऐसे याद रख सकते हैं कि वाटर हम ब्लू कलर का कहते हैं, वहाँ उसमें फ़िश रहती है तो ब्लू हो जाएगी फिश से रिलेटेड। गुलाबी जो पिंक रिवॉल्यूशन होगी वो होगी झींगा मछली से रिलेटेड। और लाल पूछ ली जाती है रेड रिवॉल्यूशन, तो वो हमें याद रहेगा मांस जो रेड कलर का होता है या फिर टमाटर, दोनों चीज़ मांस और टमाटर दोनों के लिए रेड होगी। और स्वर्ण जो गोल्डन होगी वो होगी, जैसे शहद का कलर गोल्डन सा होता है तो शहद के लिए, तो सभी कलर से रिलेटेड है तो इसलिए इजीली याद रहेगा। नेक्स्ट है NSSO रिपोर्ट 2015 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? अब देखते हैं NSSO की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी रिपोर्ट जो थी 2015 के अनुसार 1% ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है, मीन्स उनके पास गैस सिलेंडर नहीं है।
नेक्स्ट है परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहा जाता है? तो परिक्षेत्रीय मृदा उसे कहते हैं जिस मृदा क्षेत्र पर वहाँ के वातावरण के अनुसार प्रभाव पड़ता हो। मीन्स जिसे हम कह सकते हैं क्षेत्रीय मानसून या फिर क्षेत्रीय जलवायु का वहाँ पर प्रभाव पड़ता हो। तो इनमें से ट्रांसपोर्टेड मृदा भी होती है, ड्रिफ्ट भी होती है और एल्यूवियल भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये सभी क्षेत्रीय मृदा हैं। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? तो जो ग्रामीण घरों को मई 2020 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो है भारत के 90% जो ग्रामीण घरों में बिजली उपलब्ध है। नेक्स्ट है पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो पौधों का जो रंग होता है वो उनमें लवक के कारण होता है और वो लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अवर्णी लवक जिसमें कोई कलर ही नहीं होता, हरित लवक जो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट होता है और वर्णी लवक जिससे कि अलग अलग कलर होता है। तो जो हरा टमाटर होता है जब वो ग्रीन कलर का होता है तो उसमें ग्रीन हरित लवक पाया जाता है, जबकि जो पका हुआ टमाटर होता है वो कैसा हो जाता है रेड कलर का और उसमें वर्णी लवक पाया जाता है। तो इसीलिए पकते ही टमाटर के लाल रंग होने का कारण यह है कि वो क्लोरोप्लास्ट से मीन्स हरित लवक से वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट से वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, इसी वजह से जो ग्रीन कलर का टमाटर है वो रेड कलर का हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित कितने रुपए प्रतिदिन की आय के अकॉर्डिंग किया गया है? तो यह किया गया है 32 रुपये प्रतिदिन की आय के आधार पर। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान करने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए कि वहाँ पर सफाई वगैरह रखी जा रही है या फिर नहीं? तो ये जो है कितने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करनी चाहिए? दैनिक, रोज़ ही इस चीज़ की जांच पड़ताल होनी चाहिए। और जो मिड डे मील की शुरुआत हुई थी ये पूछ ली जाती है कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर जो है सरकारी निकायों को वो कहा जाता है पंचायत समिति। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो जिला अस्पताल जो होता है उसमें 10 लाख अगर जनसंख्या है वहाँ की तो बताना है उस जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। तो वहाँ पर होने चाहिए कम से कम 300 बिस्तर। नेक्स्ट है कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना का जो उद्देश्य था वह था ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत मीन्स बिजली उपलब्ध कराना। और इसकी जो शुरुआत है वो 1988 से 89 में की गई थी। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या चीज़ है? तो बलवंत राय मेहता जो समिति थी वो एक तो 1957 में आई थी और उसके अनुसार था कि जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन करना की 3 लेयर्ड पंचायती राज व्यवस्था होगी। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अभी हमने पढ़ा था कि ये 73rd अमेंडमेंट में किया गया था और उसमें पूरे 29 विषय हैं। और अब ये बताना है कि 29 कार्यों की जो सूची है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये है 243G में। नेक्स्ट है पंचायती राज एक व्यवस्था है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्थानीय स्तर पर स्वशासन की 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो हमें स्थानीय स्तर पर स्वशासन की पता है 72 नहीं है 73rd है, तो ऑप्शन 2 तो हमारा रॉन्ग ही हो जाएगा। अगर हमें ऐसे आता है तो हमें 2 हमें पता है तो हम ऑप्शन सारे कट कर देंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा एलिमिनेट करके कि 1 और 3 है। और लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकरण की लेकिन पद सोपानिक संरचना नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3 स्थानीय स्तर पर स्वशासन की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को
किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार किस राज्य में है? तो पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को उनको कैद करने की जो सजा दे सकते हैं वह है बिहार राज्य में। नेक्स्ट है योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। और योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अगर इसका अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो योजना अवकाश में जो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान शुरू किए गए थे तो वो ऐसा होता था कि एक 5 ईयर प्लान 5 ईयर्स का हुआ, उसके बाद नेक्स्ट दूसरा शुरू हो जाया करता था। लेकिन इसमें पूछा है कि एक ऐसा था कि जिसमें कि काफ़ी गैप हो गया था, तो वो बता रहा है 62 से 65 के बीच में हुआ था, या 66 से 69, या 69 से 72, या 72 से 75। तो जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो ख़त्म हुआ था 31 मार्च 1966 को। उसके बाद जो चौथा था वो 1 अप्रैल 1966 से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो असफल रहा था। तो उसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था थी वो ख़राब हो गई थी, जिससे कि 1966 में अवमूल्यन की घोषणा की गई थी, जिससे कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो लागू नहीं की गई और उसमें 1966 से 69 तक का गैप रखा गया था। तो इसी को योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे बोला जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है वो दिन पे दिन घट रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात जब भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 58% था और अब देखते देखते केवल 20% ही रह गया है। तो अब धीरे धीरे कृषि का योगदान घटता जा रहा है। नेक्स्ट है NAFED संबंधित है। तो NAFED होता है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। तो इसमें क्या है, ये किससे रिलेटेड है? कृषि उत्पादकों के विपणन, मीन्स विपणन होता है बाजार से रिलेटेड। और इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1958 को। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक किसको कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क से रिलेटेड है। अब इसका बताना है कि भारत में जनक किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। नेक्स्ट है भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो 2000 से 2001 के बीच में की गई थी। ये किस आयु के लिए है? तो ये इसका जो उद्देश्य था वो था 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्या उद्देश्य हैं? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो शुरुआत थी वो 25 दिसंबर 2000 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या वाली संपर्क रहित बस्तियों में सड़क मार्ग उपलब्ध कराना था। तो यहाँ पर पूछा है कि इसके क्या क्या उद्देश्य थे। तो गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना ये भी इसका उद्देश्य था और पक्की सड़क बनाना भी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ए एंड बी। नेक्स्ट है 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था। तो गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में। जयप्रकाश नारायण की जो योजना थी इनकी थी सर्वोदय योजना, ये थी 1950 की। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है, गांधीवादी योजना पूछी जाएगी तो श्रीमन नारायण अग्रवाल आएगा और सर्वोदय योजना पूछी जाएगी तो जयप्रकाश नारायण। समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे? तो जो समाजवादी पेंशन योजना थी उसमें ये था कि सामान्य वर्ग के जितने भी गरीब परिवार होंगे उनके लिए भी होगी, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों के लिए भी, और अल्पसंख्यक
समुदाय के गरीब परिवारों के लिए भी। मीन्स कुल मिलाकर सभी गरीब परिवारों के लिए थी, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो इनमें से केंद्रीय सरकार की देख लेते हैं कौन कौन सी। एक तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, जिसे हम मनरेगा बोलते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी है, और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। लेकिन जो गंगा एक्सप्रेस वे है वह केंद्र सरकार की योजना नहीं है। यह किसकी है? यूपी सरकार की योजना है, जिसकी शुरुआत 15 जनवरी 2008 में की गई थी। यह एक सड़क परियोजना है जो कि नोएडा से बलिया तक बनाई जाएगी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। तो आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट कर लिया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और आप इन प्रैक्टिस सेट की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, या तो आप लर्न विद कनिका के नेम से सर्च कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप उससे भी जा सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 की हमने PDF डाल दी है। ऐसे ही जब प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसकी PDF भी डल जाएगी। थैंक यू।